Well, so hello and welcome back to my YouTube channel धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज है संडे और टाइम हो गया है दोपहर के 3:05 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और इस व्लॉग में मैं करने वाला हूँ एक ओनरशिप रिव्यू मेरी होंडा एक्टिवा पे। और इन 6 महीनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये स्कूटर को चला के, उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। प्लस इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सवाल ये उठता है कि क्या 6 महीने का ओनरशिप रिव्यू देना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से 6 महीने का जो ड्यूरेशन रहता है वो मोर देन इनफ रहता है एक व्हीकल को समझने के लिए। भले ही वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, इन 6 महीनों में एक आइडिया आ जाता है कि क्या ये व्हीकल लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्या मैं इसे अफोर्ड कर सकता हूँ, अफोर्ड एज एन क्या मैं इसका सर्विस कॉस्ट अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या इसका पेट्रोल का खर्चा मैं उठा सकता हूँ, क्या इसका स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, क्या ये मेरा पर्पस सर्व कर रही है। मतलब जिस चीज़ के लिए मैंने ये व्हीकल ली है, ये स्कूटर ली है, क्या वो मेरा पर्पस सर्व करके दे रही है या नहीं। उन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 2024 की होंडा एक्टिवा डिलक्स, इसे आप स्पेशल एडिशन भी कह सकते हो। ये है एक BS6 फेज 2 वाला वेरिएंट। और इसमें आता है एक 110cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन जो जनरेट करता है 7.79 PS की पावर और 8.94 न्यूटन मीटर टॉर्क। और ये वाला जो मॉडल है ये बेस्ड है एक्टिवा 6G के ऊपर। चैसी सेम है, डायमेंशन सेम है, ओवरऑल लुक सेम है। जो डिफरेंस है वो है कि इसमें आ जाता है एक एलॉय व्हील, और जो 6G है उसमें आता है स्टील रिम। तो ये स्कूटर मुझे पड़ी 1,05,000 रुपीज़ ऑन रोड बदलापुर महाराष्ट्र में। और ये स्कूटर का प्राइस इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि ये आती है स्मार्ट की के साथ। अगर आप देख सकते हो तो इसमें ट्रेडिशनल की होल नहीं है। इग्निशन के लिए इसमें ये नॉब दिया है, एक बटन दिया है इसको ऑन करने के लिए। और कुछ इस तरह से दिखती है इसकी चाबी या तो इसका रिमोट। तो इसमें दो बटन दिए गए हैं, एक इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ग्रीन लाइट आती है, इसका मतलब स्कूटर एक्टिवेट हो गई है। और ये दूसरा बटन है अलार्म के लिए। तो ये चाबी में इमोबिलाइजर आता है जिसकी वजह से आप लोकेट कर सकते हो कि आपकी स्कूटर कहाँ खड़ी है। अगर आप पार्किंग लॉट में आपने खड़ा कर दिया और आप लोकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप ये बटन दबा सकते हो, जिससे जो चारों इंडिकेटर्स है वो ऑन हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्कूटर कहाँ पार्क करके रखी है। हालांकि मैंने अभी इसको कवर लगा के रखा है सो दैट जो रिमोट है वो डैमेज ना हो। ये आफ्टर मार्केट मिला था मुझे अमेज़न से, तो मैंने इसको लगवा के ले लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। ऐसा लगता है कि कोई कार की चाबी लेके घूम रहा हूँ मैं। तो इसके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो एडवांटेज ये है कि एक यूनिक फीचर है, नई टेक्नोलॉजी है स्मार्ट की के साथ में, जो पहले सिर्फ गाड़ियों में देखने मिलती थी वो अब स्कूटर में भी देखने मिलती है। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर ये घूम गई, अगर ये मिसप्लेस हो गई किधर भी, तो इसको स्टार्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसे सर्विस सेंटर ले जाना पड़ेगा। पहली चीज़ इसमें अपग्रेड होना चाहिए थी और जो मुझे इतनी खास नहीं लगी है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये अब बड़ा ही बेसिक सा है। और इसके पहले की जो एक्टिवा आती थी वो भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने मिलता था उसमें। इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पीछे के जो ग्राफिक्स है खाली वो चेंज कर दिए गए हैं, उसके अलावा सब कुछ एज इट इज़ ही है। स्पीडोमीटर एनालॉग है, फ्यूल गेज एनालॉग है, और ये पुराने टाइप का ओडोमीटर आपको देखने मिलेगा। बाकी इसमें टर्न इंडिकेटर है, यहाँ पे लेफ्ट टर्न इंडिकेटर, राइट टर्न इंडिकेटर, उसी के नीचे बैटरी का इंडिकेटर है। अगर बैटरी की वोल्टेज कम है तो वो लाइट ऑन हो जाएगी, फिर जब सर्विस ड्यू रहेगी तो वो इंजन लाइट ऑन हो जाएगी। फिर लेफ्ट में आपको देखने मिलेगा हाई बीम इंडिकेटर, और यहाँ पे है अलार्म का इंडिकेटर। तो इतना जो पोर्शन है उसमें सिर्फ ये बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे के रखा है। अगर इसमें कुछ डिजिटल एलिमेंट होता तो वो एक एड ऑन फीचर हो जाता है इस स्कूटर में। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप एक स्कूटर सेल कर रहे हो और इसे आप लिमिटेड एडिशन बोलते हो, तो इसमें डिजिटल एलिमेंट्स होता तो वो बहुत अच्छी बात हो जाती। क्योंकि दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो आजकल अपनी 110cc स्कूटर में भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देने लग गए हैं। और होंडा ने अब जाके अपनी एक्टिवा 125 में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। तो अगर इसमें भी कंप्लीटली अगर डिजिटल नहीं होता तो सेमी डिजिटल बहुत फ़ायदा करता, जैसे कि ओडोमीटर हो गया, टाइमर हो गया, फ्यूल गेज हो गया, ये सब अगर डिजिटल होता यहाँ पे तो वो दिखने में भी अच्छा लगता और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होता वो। तो मुझे लगता है कि होंडा को इस पर थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सा लग रहा है। तो ये अगर चेंज हो जाएगा तो ये स्कूटर थोड़ी और अच्छी दिखने लगेगी राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा नेगेटिव पॉइंट और मुझे एक मिसिंग फैक्टर लगता है वो है कि यहाँ पे एक बॉटल होल्डर होता तो बहुत अच्छा होता। अगर आप देखो तो इस साइड में कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है यहाँ पे।
अगर एक बॉटल होल्डर होता तो एक छोटी सी बॉटल इजीली यहाँ पे आ जाती, सो दैट अगर कोई ट्रैवल कर रहा है, उसको प्यास लग रही है, तो साइड में स्कूटर रोक के आराम से बॉटल लेके पानी पी सकते हैं। क्योंकि अगर सीट के अंदर रहेगी तो स्कूटर से उतरना पड़ेगा, सीट खोलो फिर बॉटल निकालो। और मेरे ख्याल से बूट में बॉटल रखना कोई सूटेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि इंजन नीचे ही है, इंजन गर्म होता है तो बॉटल भी गर्म होगी, और फिर पानी गर्म हो जाएगा तो पीने लायक रहेगा नहीं। तो मुझे लगता है कि होंडा वालों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था, जहाँ पे एक बॉटल आराम से आ जाती, अगर बॉटल नहीं कम से कम स्कूटर साफ करने के लिए कपड़ा आ जाता या छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे आ जाती। तो मुझे लगता है कि इस पे भी होंडा ने काम करना चाहिए, और यहाँ पे एक होल्डर या तो ग्लव बॉक्स टाइप कुछ तो देना चाहिए। लगेज हुक यहाँ पे दे रखा है, इसकी कैपेसिटी आई थिंक 5 किलो की है, बट ज़्यादा कोई यहाँ पे सामान अटकाता है नहीं, क्योंकि पैर लगता है तो फिर वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। तीसरा जो नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगता है कि ये जो स्विच है, ये अगर थोड़ी और प्रीमियम क्वालिटी का रहता या अच्छी क्वालिटी का रहता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। क्योंकि अगर कोई इस चीज़ से यूज टू नहीं है या पहली बार कोई इस चीज़ को यूज़ कर रहा है, तो वो घुमाने के चक्कर में ये टूट भी सकता है, क्योंकि ये कुछ खास क्वालिटी का बना नहीं है। अगर आप ये स्विच भी देख रहे हो फ्यूल और सीट के लिए, तो ये भी कोई खास नहीं है। ये इसका फिट एंड फिनिश भी इतना कुछ अच्छा है नहीं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा अच्छी क्वालिटी का दे देना चाहिए था, क्योंकि अगर ये टूट गया और ख़राब हो गया तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, सर्विस सेंटर वाले ही इसे बना के देंगे। क्योंकि स्मार्ट की वाला फीचर है इसमें, तो वो कंप्यूटराइज कोडिंग होती है, तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ख़र्चा भी बढ़ा देगा। तो ये जो चीज़ है, इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं होंडा वाले तो ज़्यादा अच्छा होता। और अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे भी ये निकल रहा है, ये कितना भी बिठाने की कोशिश करता हूँ मैं तो ये वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये जो क्वालिटी है, ये इतनी खास नहीं है, इस पे काम करना चाहिए था। चौथा जो फैक्टर है जो मुझे इतना खास नहीं लगा, वो है ये फ्यूल लेड। हालांकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्कूटर के एस्थेटिक से मैच भी करता है ये, एंड नो डाउट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। डायरेक्टली यहीं से पेट्रोल रिफिल हो जाता है, बिना सीट को खोले या बिना राइडर को स्कूटर से उतरे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। बट मुझे लगता है कि अगर ये लेड नहीं होती, डायरेक्टली फ्यूल कैप होता, तो वो ज़्यादा फ़ायदा करता, क्योंकि दूसरे जो ब्रांड्स हैं वो डायरेक्टली फ्यूल कैप देते हैं बिना लेड के, क्योंकि वो फिर फ्यूल डालने में भी ईजी हो जाता है और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। ये मुझे इसलिए पसंद नहीं आया, मैं आपको बता देता हूँ और रीज़न। तो अभी मैंने इस लिड को खोल दिया है, तो अगर आप देखो तो ये पूरी तरह से खुलता नहीं है। हालांकि ये ग्रैब हैंडल को टच भी नहीं हो रहा है, बट ये पूरी तरह से खुल भी नहीं रहा है। तभी इसमें होता क्या है कि यहाँ पे हाथ डाल के फिर इसको पूरा तरह से खोलना, ये थोड़ा एक इनकन्वीनियंट हो जाता है, और ये बार बार यहाँ पे लगता भी है। तो ये पेट्रोल डालने वाले के लिए थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि अगर ये नहीं होता तो वो बहुत ही इजी प्रोसेस हो जाता। तो वो ये चीज़ मुझे इतनी खास नहीं लगी। पांचवा और आखिरी नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें लगता है कि इसमें किक नहीं है। कंपनी वालों ने इसमें किक प्रोवाइड किया ही नहीं है, स्पेसिफिकली ये वाले मॉडल में। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मिसिंग फैक्टर है ये स्कूटर में। किक एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है स्कूटर के लिए, क्योंकि अगर एक स्कूटर बंद हो रही है, किसी भी रीज़न से स्टार्ट नहीं हो रही है, भले ही उसकी बैटरी डाउन है, सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा है, स्विच ख़राब है, तो किक ऑप्शन में रहता है, किक मार के स्कूटर स्टार्ट की जा सकती है। क्योंकि इसका मैकेनिज़्म भी अलग तरीके का है। अगर किक नहीं है तो इसको सर्विस सेंटर ही ले जाना पड़ेगा, फिर मैकेनिक पूरा हुड खोलेगा, हुड खोलने के बाद में चेक करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब जाके वो रेक्टिफाई होगा। बाइक का फंडा थोड़ा अलग चलता है, अगर बाइक बंद पड़ रही है सेम रीज़न की वजह से, एटलीस्ट उसको पुश स्टार्ट करके सेकंड या थर्ड गियर पे स्टार्ट किया जा सकता है। बट इसमें वो ऑप्शन है नहीं। अगर ये बंद पड़ गई और किक नहीं है तो उसको मैकेनिक के पास ही ले जाना पड़ेगा। और अगर आप देख सकते हो तो इंजन ईजिली एक्सेसिबल नहीं है, ये खोलने के बाद ही इंजन एक्सेस हो सकता है। बाइक में कम से कम इंजन बे जो रहता है वो एक्सेसिबल हो जाता है, तो इशू रेक्टिफाई करने में ईजी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि किक होना चाहिए था इसमें, ये मिसिंग है। तो अभी आप ये सोच रहे होंगे कि इतने नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लगभग 5 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए और क्या-क्या मिसिंग फैक्टर्स है जो इसमें होना चाहिए था। बट फिर भी मैंने ये एक्टिवा क्यों खरीदी? तो जब मैं एक स्कूटर लेने का प्लान कर रहा था तो बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जैसे कि कौन-सा ब्रांड मुझे लेना है, किस टाइप की स्कूटर लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मेरा एक फ़िक्स बजट था, क्योंकि मुझे उतने ही बजट में मेरा काम चलाना था। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आई थी टीवीएस जुपिटर। नो डाउट वो बहुत ही अच्छी स्कूटर है, मेंटेनेंस ना के बराबर है, और
वो तो मेरे बजट के अंदर भी थी, वो इजीली मैं ले सकता था उसको। बट वो मेरे सबसे बड़े भाई के पास स्कूटर है, मैं उसे यूज़ कर चुका हूँ। वो बहुत ही लाइट व्हीकल है कंपेयर टू एक्टिवा, और मेरे राइडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से वो मुझे सूट नहीं करती है, तो मैंने वो स्कूटर नहीं ली। दूसरी थी एक्सेस 125। एक्सेस नहीं लेने का रीज़न ये है कि मैं ऑलरेडी एक्सेस 125 यूज़ करता हूँ। जो सबसे पहला मॉडल आया था वो है मेरे पास रेड कलर का। तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है एक्सेस के साथ में, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है उसके, प्लस सर्विस में भी दिक्कत आती है। तो मैंने सोचा कि एक्सेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि जिस चीज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो मैं दोबारा उस चीज़ के लिए क्यों जाऊँ। और रहा सवाल टी वी एस एंटॉर्क 125, सुजुकी अवनेस 125, वो बर्गमैन 125, वो मेरे बजट से काफ़ी ज़्यादा जा रही थी। वो लगभग 1,25,30,000 रुपीज़ तक वो जा रही थी। और एरोक्स लेने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो 2 लाख तक पहुंच रहा था उसका प्राइसिंग। तो मैंने वो भी कैंसिल कर दिया। और एक्टिवा लेने का रीज़न ये है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब होंडा का दी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है ये, और काफ़ी सालों से चलता आ रहा है। और देखा जाए तो एक्टिवा ने एक ट्रेंड सेट करके रख दिया है। मतलब जब नॉन गियर स्कूटर लॉन्च हुई थी, पहले काइनेटिक की आती थी, उसके बाद में जब एक्टिवा फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई थी, उसके बाद में तो इसने तहलका मचा दिया था। और मेरे काफ़ी फैमिली मेम्बर्स के पास में एक्टिवा थी, मेरे खुद के पास में 2016 2017 में एक्टिवा हुआ करती थी। तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है इसके साथ में। सर्विस का भी कोई कंप्लेंट नहीं रही है, और स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल हो चुके हैं इसके। तो मुझे कभी कंप्लेंट रही नहीं एक्टिवा के साथ में, तो मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक ब्रांड है जो दिमाग में, उसके लिए ही जाते हैं। और स्मार्ट की लेने का ऑप्शन मैंने इसके लिए रखा क्योंकि कुछ नया था, कुछ यूनिक था, तो मुझे लगा कि चलो ये ले लेना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट की या रिमोट हमेशा गाड़ियों में मैंने देखा था, स्कूटर में कभी ये देखा नहीं था। मुझे पता था कि इसके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज जैसे कि ईजिली एक्सेसिबल है, रिमोट दबाओ एक्टिवा स्टार्ट हो जाती है। डिसएडवांटेज ये कि अगर वो रिमोट गुम गया या मिसप्लेस हो गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इमोबलाइजर आते हैं उसमें, कंप्यूटर जनरेट कोडेड आते हैं उसमें। तो जिसकी वजह से लोकल मैकेनिक हाथ डालेगा नहीं उसमें, तो सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा, जो एक कॉस्ट इफेक्टिव भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो मैं मानता हूँ। बट फिर भी होंडा एक ट्रस्टवर्दी है, एक्टिवा एक अच्छा प्रोडक्ट है होंडा का, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि एक्टिवा ही लेते हैं। तो जो प्राइसिंग है वो थोड़ी मेरे को ज़्यादा लगी, बट फिर भी अब ये एक्टिवा यूज़ कर रहा हूँ पिछले 6 महीने से। मैंने आपके साथ में नेगेटिव पॉइंट तो डिस्कस कर लिए, अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी डिस्कस करते हैं। और पॉजिटिव पॉइंट्स तो कुछ ज़्यादा ही है, तो वो सब सुनने के बाद में आप समझ जाओगे कि मैंने एक्टिवा क्यों ली। तो आप बने रहिए। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसका जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। भले ही 110 सीसी स्कूटर है, बट जो इंजन है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इंजन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन तो ना के बराबर है, और ये जब स्टार्ट होती है तो एकदम साइलेंट तरीके से होती है, पता ही नहीं चलता है कि स्कूटर स्टार्ट हो गई है। तो मैं आपको इसे स्टार्ट करके बताता हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट कुछ इस तरह से है इसका। हालांकि मैंने इसका टॉप स्पीड अभी तक चेक किया नहीं है, क्योंकि मैं इसे ज़्यादा भगाता भी नहीं हूँ। मैं यूजुअली इसे 60 या 70 तक टच करता हूँ, उसके बाद मैं इसकी स्पीड एक्सीड करता भी नहीं हूँ। क्योंकि मेरे हिसाब से स्कूटर का जो लिमिट है चलाने का या स्पीड बढ़ाने का, वो 60 या 70 तक ही रहना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आप इसकी टॉप स्पीड चेक करने जाओगे तो ये 90-95 तक जाती है। बट मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि उतने पे इसको चलाएं, क्योंकि इन दी एंड स्कूटर है, और उसको कंट्रोल करना थोड़ा एक टास्क हो जाता है। इसीलिए मैं इसको भगाना प्रेफर नहीं करता हूँ। बट उसके अलावा एक जब कॉन्स्टेंट स्पीड पे ये चलती है, जैसे मैंने कहा 60-70 पे, तो ये बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इंजन वाइज तो ये 10/10 है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है। आप देख सकते हो ये कॉम्बी ब्रेक्स है, तो एक टाइम पे दोनों ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, आगे और पीछे के। तो इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी हो जाती है, और जब से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक कभी इसके ब्रेक को लेके प्रॉब्लम आई नहीं है, और ना ही कभी कंप्लेंट आई है। तो ब्रेकिंग में तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और दोनों ही ब्रेक्स काफ़ी अच्छे से परफॉर्म भी करते हैं। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट इसका ये है कि इसके जो सस्पेंशन है अब ये टेलीस्कोपिक हो गए हैं, तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर कोई पॉट होल आ रहा है या गड्ढा अचानक से आ रहा है, तो उसमें ये आपको जर्क फील होने नहीं देते हैं, और पॉट होल में से ये स्कूटर भी एकदम स्मूथ तरीके से निकल जाती है।
तो इसका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये सस्पेंशन का। ना ही सिर्फ आगे का बट जो पीछे का सस्पेंशन है इसका, वो भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। चौथा जो अच्छी बात है इसमें और जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, वो है कि इसमें आ जाते हैं अब एलॉय व्हील्स, जो कि स्कूटर के लुक को काफ़ी ज़्यादा एनहांस कर देते हैं और दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं। मैंने इसमें थोड़ा रेडियम का इफेक्ट डाल दिया है, तो जिसकी वजह से ये और अच्छी दिख रही है स्कूटर। और एलॉय व्हील होने की वजह से अब ये जो टायर्स है वो अब हो गए हैं ट्यूबलेस। तो ये काफ़ी अच्छी बात हो गई है इसमें, क्योंकि अगर ट्यूबलेस टायर है तो वो पंचर बनाने में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। और अगर हवा कम भी है तो आप उसको थोड़े डिस्टेंस तक उसको आप चला भी सकते हो। अगर इसमें ट्यूब रहता तो वो पूरा टायर खोलना पड़ता, ट्यूब निकालना पड़ता, फिर वो पंचर बनाने के बाद में सब फिक्स करना पड़ता, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट ट्यूबलेस टायर होने की वजह से पंचर बनाने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ट्यूबलेस टायर्स के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्कूटर में, बाइक में, कार में, हर तरीके की व्हीकल में। तो एलॉय व्हील्स होने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और सच में स्कूटर बहुत अच्छी लग रही है। देखिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 162 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, तो अगर कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है तो उसमें से भी ये इजीली निकल जाती है। और इसका जो व्हील बेस है वो है 1260 mm का, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करता है। किसी भी तरह से ये स्कूटर नीचे टच नहीं होती है और आराम से बड़े स्पीड ब्रेकर या पॉट होल से निकल जाती है। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है इसका। छठा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसकी सीट हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 764 mm की इसकी सीट हाइट है और एक एवरेज हाइट वाले बंदे के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। मेरी हाइट 5'9" है, तो मेरे तो दोनों पैर नीचे टच हो जाते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। स्पेशली फीमेल राइडर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है ये। अगर वो चला रहे तो वो इजीली इसे बैलेंस कर सकते हैं और चलाने में भी ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी इसे। तो सीट हाइट का भी कोई इशू नहीं है इसमें। इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है राइडर और पिलियन दोनों के लिए। अगर आप देख सकते हो ये कितनी ज़्यादा ब्रॉड है और कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। तो एक राइडर और पिलियन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है ये। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इसकी जो हेडलाइट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और रात के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे परफॉर्म करती है ये पूरा एलईडी सेटअप है। बाकी इसके जो टर्न इंडिकेटर्स है वो बल्ब है, बट इसके जो डीआरएल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सामने से जो अगर गाड़ी आ रही है तो उसको पता चल जाता है कि एक स्कूटर आ रही है। और रात के टाइम पे इसका जो लुमिनेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अंधेरे में भी जो रोड है वो अच्छे से दिखा देती है ये। तो लाइट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एडिशनल लाइट सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए ये स्कूटर की हेडलाइट बहुत इनफ है। पीछे आपको टेल लाइट जो है वो बल्ब है और जो टर्न इंडिकेटर्स है वो भी बल्ब है। इधर एलईडी सेटअप कुछ भी नहीं है, खाली आपको जो एलईडी है वो हेडलाइट पे ही देखने मिलने वाली है। बाकी ये जो टेल लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, तो पीछे वाले को काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी हो जाती है कि आगे एक स्कूटर चल रही है, तो जिसकी वजह से वो एक स्पीड मेंटेन रहती है और सामने वाले को एक जजमेंट मिल जाता है। तो लाइट के हिसाब में तो ये 10/10 है। इसका जो बूट स्पेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो ये पूरी सीट यहाँ तक खुल जाती है, इसके यहाँ पे हिंजेस है और टूल्स भी कुछ इस तरह से सेटअप करके रखे हैं, कुछ ऐसा मेस्ड अप नहीं है। पहले पैकेट में आते थे तो वो इधर उधर हो जाते थे, बट ये यहाँ पे प्रॉपर्ली सेट करके रखे हैं। और बूट स्पेस भी इतनी है कि एक मीडियम साइज हेलमेट आराम से बैठ सकता है। अब मेरा इसमें चश्मा है, दूसरे सन ग्लासेस है और ये कपड़ा रखा है। मेरी बाइक की चाबी भी है इसी के अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा रखा हुआ है। तो बूट का भी कोई इशू नहीं है। बस खाली एक ये है कि अगर एक यहाँ पे लाइट होती तो वो एक एड ऑन बेनिफिट हो जाता कि रात के टाइम पे अगर सीट खोल रहे हैं तो वो लाइट से सब विजिबिलिटी हो जाती है और सामान जहाँ पे रखा है वो भी इजीली देखने मिल जाता। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है इसका। यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ब्लैंक है क्योंकि फ्यूल यहाँ पे अभी डलता है यहाँ से, तो ये पूरा ब्लैंक हो गया है। तो कुछ इस तरह से इसका स्पेस। सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे इसकी ये लगी कि इसकी सर्विस। इसका जो सर्विस सेंटर है वो मेरे घर से सिर्फ 2 मिनट के डिस्टेंस पे ही है और जो स्टाफ है सर्विस सेंटर में वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। टेक्नीशियन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, उनको अपना काम अच्छी तरीके से पता है और काफ़ी अच्छा काम करते भी हैं। वो प्रॉपरली स्कूटर को रैंप पे चढ़ा के फिर उसकी सर्विसिंग करते हैं। तो सर्विसिंग में मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। मुझे ये स्कूटर के साथ में 3 सर्विस फ्री मिली है, 2 सर्विस ऑलरेडी हो चुकी है और वो दोनों सर्विस का कॉस्ट मुझे आया कुछ 860 रुपीज़ का। और अभी एक थर्ड सर्विस है, फाइनल सर्विस और ड्यू है। इसके साथ मुझे 3 साल की वारंटी मिली है, तो अगर कुछ वेर एंड टेयर का कुछ प्रॉब्लम है तो मैं वारंटी में इसको क्लेम कर सकता हूँ। तो सर्विस के मुकाबले में मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है सर्विस में वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहा है। आई होप वो आगे भी अच्छा ही रहे।
जो फाइनल पॉइंट है इसका मैं अगर बताऊँ कि ओवरऑल तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्कूटर परफॉर्मेंस अच्छी है, अपराइट राइडिंग पोजीशन है, रोड प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, डिमांड है इसकी काफ़ी ज़्यादा। तो यही सारे रीज़न की वजह से मैंने ये स्कूटर को परचेज़ किया है और इन 6 महीनों में मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। नेगेटिव पॉइंट्स को साइड में रखते हैं, बट पॉजिटिव पॉइंट के साथ में मैं इसे और यूज़ करूँगा और काफ़ी सालों तक इसे यूज़ करने वाला हूँ मैं। तो यही सारी चीज़ें कि मैंने इसे ली है। तो यही था मेरा एक ओनरशिप रिव्यू। ये 6 महीनों में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, मैंने यही सब आपको बताया है। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और ये जो मैंने रिव्यू दिया है वो आपको बेनिफिट करेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये जितनी भी जो चीज़ें मैंने शेयर करी है, पॉजिटिव, नेगेटिव्स, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस हो सकता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। आपका कुछ अलग फीडबैक है तो आप वो डेफिनेटली कमेंट में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑलवेज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।